जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ फ़्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ियों पर क्रैश हुआ, ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर बचे रह गए, उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने ही फैमिली मेम्बर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। फ़्लाइट 57 की कहानी, चाहे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह दिल दहलाने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश के एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है, जिसको चिली देश की राजधानी सैंटियागो पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके रिलेटिव्स और उनके यार दोस्त। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स है, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स है। यह फ़्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज पर्वतमालाओं को पार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम ख़राब होने की वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में ही लैंड कराना पड़ा। यह फ़्लाइट रात भर वही रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन परेशानी यह है कि अभी भी मौसम ख़राब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फ्लाइट का जो पायलट है वह रूट से पहले 29 बार उड़ान भर चुका है। इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि एंडीज़ की पहाड़ियों को कैसे पार करना है। पायलट की कॉन्फिडेंस की वजह से यह फ़्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भर लेती है। यहाँ से सैंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है और पायलट को पूरा भरोसा है कि 1 घंटे बाद वह सही सलामत सैंटियागो में पहुंच जाएंगे। यह प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर जा रहा है और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा है। लेकिन आगे चलकर मौसम और ख़राब होने की वजह से विजिबिलिटी और भी कम हो गई और पायलट को आगे चलकर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन अभी कहाँ पर है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही पूरा निर्भर था। अब क्योंकि पायलट को पता था कि 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे, इसलिए वह अपनी लोकेशन का रफ आंकलन करता रहा। और 1 घंटे बाद जब उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट और एटीसी से प्लेन लैंड कराने के लिए अनुमति की मांग की। एटीसी ने पूछा कि आप एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है क्या? तो पायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को भी पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर था, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पर ले जाओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता तो पायलट को दिखाई देता कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियाँ ही चल रही है और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकराकर अलग हो जाता है और टूटकर अलग हो जाता। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे की जो सीटें थी वह यात्रियों सहित हवा में उड़ जाती है और 3 पैसेंजर्स हवा में उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट जाता है, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। इसकी वजह से दूसरे विंग भी पहाड़ी से टकराकर अलग हो जाते हैं। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लेशियर से टकराता। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 से 12 लोग इस घटना में मर चुके हैं और 33 लोग अभी जिंदा है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर बहुत जख्मी हालत में है और उन्हें यह भी नहीं पता है कि इस समय वह कहाँ पर है। यह क्रैश हुआ प्लेन ज़मीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एक एंडीज की अनजान पहाड़ी पर जा बिखरा है। क्या वह इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, यह तो नहीं जानते। पर अभी तक जो हुआ वह एक महज छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी शुरू होती है अब। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर इनके साथ क्या हुआ होगा। यह वीरान एंडीज की पहाड़ियाँ अब इन पर कहर बरसने वाली है। इनकी आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी।
घायल हुए पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर्स था नंदू पराडो, जिसके सिर पर चोट आई थी, जिस वजह से वह कोमा में था। परेशानी यह थी कि जल्द ही सूरज ढलने वाला था और शाम होने वाली थी। इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं था, और 22 चांस अंधेरा होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना उनके लिए नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के 4 जहाज वहाँ से रवाना हो गए। इन 4 जहाज़ों में एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल कर डाला, लेकिन इन्हें कभी कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्लेन कैसी जगह क्रैश हुआ जहाँ पर सफ़ेद बर्फ और घना कोहरा था, और प्लेन भी सफ़ेद रंग का भी था। इसी वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा नहीं हो पा रहा। देखते ही देखते रात हो गई थी और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को स्थगित कर दिया गया, और बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके सिर्फ आज की रात काट ले, कल तो उन्हें कोई ना कोई आकर बचा ही लेगा। और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और रात वहीं गुजारी। यह रात दिन के लिए बहुत भयानक थी, क्योंकि आज की रात इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी थी, लेकिन इनके पास एक उम्मीद थी कि कल ना कोई हमें ढूंढ ही लेगा और बचा ही लेगा। इस उम्मीद में इस रात को कैसे भी करके काट लेते, लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते, और अब जिंदा बचे हुए लोगों की संख्या तेज़ी से घटकर 28 रह जाती है। अगले दिन की सुबह 14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से स्टार्ट हुआ और 11 जहाज इन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। लेकिन परेशानी वही थी कि क्रैश हुआ सफ़ेद प्लेन सफ़ेद रंग की वजह से बर्फीली पहाड़ियों में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। बचाव दल के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर उठकर जा रहे थे, लेकिन उन्हें वो नीचे नहीं दिखाई दे रहे थे। इस वजह से सर्वाइवर्स बचाव दल को सिग्नल देने के लिए प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफ़ी नहीं है। इस वजह से उन्होंने अपने सूटकेस से बर्फ़ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया, ताकि वो आसमान से बचाव दल को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन उनके ऊपर से 3 हवाई जहाज़ निकल कर गए, लेकिन अफसोस की कमी किसी ने भी इनको नोटिस नहीं किया। यह दिन भी गुजर जाता है और अगला दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहा, लेकिन बचाव दल इन्हें ढूंढने में असमर्थ रह जाते हैं। और अब इन सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि यह बहुत बुरे फंस चुके हैं। मदद तब तक आएगी यह कहा नहीं जा सकता है कि इस वजह से वो प्लेन में मौजूद चीज़ों से सर्वाइवल्स की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ़ को पिघलाकर वह बूंद बूंद करके पानी की व्यवस्था की, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को नंदो पराडो को कोमा से जाग उठता है, और जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी मां खत्म हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन गंभीर रूप से घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है, मदद मिल नहीं पा रही है। प्लेन में जो खाना था वह भी खत्म हो चुका है। सूरज की रोशनी बर्फ़ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही थी। भूख प्यास और असहनीय ठंडी को सहते सहते अब इन्हें इस पहाड़ी पर 8 दिन और गुजारना था। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके ऊपर से निकल जाते। क्रैश के 8 दिन बाद नंदो पराडो की बहन जीवन की लड़ाई को हार मान गई थी और अपना दम तोड़ देती है, और 8 दिनों के बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। इस वजह से सर्च अभियान के 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया। ऑफिशियल्स को यह लगा कि इन 8 दिनों में सारे यात्री मारे चुके जाओगे। इस वजह से उनका मुर्दा बॉडीज़ 2 महीने के बाद खोजकर उन्हें उनके घर वालों को भिजवा दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें उन्हें की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ़्लाइट 57 में मन के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया। इस न्यूज़ में सर्वाइवर्स को होश उड़ा दिए, और अभी तक तो उनका अपने खोजे जाने की एक उम्मीद थी, लेकिन अब वो रेडियो पर अपने ही मरने की खबर सुनकर अपने खोजे जाने की एक उम्मीद की किरण थी, वो भी टूट चुकी थी। अब उनको पता था कि यहाँ पर मौत निश्चित है। अब या तो परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने दो या उनका डटकर सामना करो। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर को पैरों पर लपेटकर
बर्फ़ से चलकर जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी। अब जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। वो करना था जो इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया होगा, जिसके बारे में सोचकर आप रूह कांप जाएंगे। इन्होंने बर्फ़ में पड़ी अपनी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और जिनके साथ वह कभी खेले कूदे उन यार दोस्तों की मुर्दा बॉडीज़ को खाना। हालांकि यह फैसला लेना उनके लिए बहुत कठिन था। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। वह रात को ठंड से बचने के लिए टूटे पड़े प्लेन के अंदर ही सोते। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर कुदरत ने एक और झटका दिया। वो रात में सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ़ का एक मोटा हिस्सा टूटकर नीचे जा गिर रहा है। यह एवलांच इतनी ज़ोर से आया कि भारी मात्रा में मौजूद बर्फ़ ने उनके टूटे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ़ से नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ़ से घुस चुकी थी, जिसकी वजह से उनके लिए ऑक्सीजन की कमी होती जा रही और दम घुटने की वजह से 8 और लोग अपनी दम तोड़ देते हैं और अब केवल 19 ही लोग ही बचे हैं, लेकिन वह भी बर्फ़ में नीचे दबे हुए। इस बर्फ़ से बाहर निकलने के लिए इन लोगों को 3 दिन का समय लग जाता है। अब इन्हें यह रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी पर से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज़्यादातर सभी जख्मी हालत में थे, इस वजह से वो इस पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो कम चोटिल थे। इस वजह से उन तीनों ने इस पहाड़ी से बाहर निकलने की मदद लाने की फ़ैसला लिया। उन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े लिए और उन ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े ले लिए और क्रैश में 33 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर को तीनों लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। तभी उनकी नज़र प्लेन के दूसरे टूटे हुए हिस्से पर पड़ती है। प्लेन का जो इस पिछला हिस्सा टूटकर अलग हुआ था उन्हें वो दिखाई देता है। जब वो उसके मलबे के पास जाते हैं तो उनमें से कुछ उन्हें लिए खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। आज की रात के लिए उन्हें यहीं रुकने का फ़ैसला किया। फिर पिछले कुछ दिनों बाद उस दिन की रात उनके लिए बहुत अच्छी थी। पिछले भाग में उन्हें एक बैटरी मिलती है। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन के मेन बॉडी के पास ले जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी का वज़न 25 किलोग्राम से था। इतनी भारी बैटरी को कमज़ोर हालत में कैसे क्रैश साइट पर ले जाना संभव नहीं था। उन्होंने फिर सोचा कि प्लेन की मेन बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को इस बैटरी के पास ले जाए और उसे चालू किया जाए, जिसकी मदद से वो बचाव दल को बुला सके। कुछ दिनों तक उन्होंने इस चालू करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली और क्रैश के 59 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर एक और एवलांच आ जाता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद जिंदा बचे लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है। और अब ये तीनों नौजवान गणेशा, पराडो और विजेंद्र बिना किसी फियर के ग्लेशियर पर चढ़ाई करते हैं, निकल पड़ते हैं और ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलते चलते चले जाते हैं। और लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं जानते कि इस दिशा में जो जा रहे हैं उसमें कोई इंसानी बस्ती है या नहीं। उनको बस यह लग रहा था कि उनको इस सामने वाली पहाड़ी को पार करना है और मदद मिल जाएगी, और उन्हें उम्मीद थी कि कोई 3 दिनों में इस पहाड़ी को पार कर लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साथ सिर्फ 3 दिनों के लिए एक मीट की सप्लाई रखी। इन्होंने धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग भी बनाया। यह दिन भर किसी गियर के पहाड़ के चढ़ते और रात में एक स्लीपिंग बैग में तीनों चिपक कर सो जाते। खुले में बिना किसी सुविधा के -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारना कोई आसान बात नहीं थी। चलते चलते इन्हें चौथे दिन की सुबह हो चुकी थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उनको पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर इन्हें पता चला कि वो इतने दिनों में जिस डायरेक्शन में चल रहे थे वो डायरेक्शन ही गलत थी। आगे का रास्ता ख़त्म नहीं होता है। अब उनके पास खाने की सप्लाई भी बहुत कम थी। इस वजह से उन्होंने फैसला किया कि अब उनमें से एक बंदा क्रैश साइट पर वापस चला जाएगा, 2 लोग ही आगे जाएंगे। इस वजह से विजटन वापस लौट जाता है और पराडो और गणेशा आगे बढ़ते रहते हैं। उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद सही रास्ते का अनुमान हो रहा जाता है और ये दोनों कई दिनों आगे बढ़ते रहते हैं
और कुछ दिनों के बाद छोटी सी नदी की धारा को पार कर निकलती है। उस धारा के साथ नीचे चलते रहते हैं और लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर 3 लोग दिखाई देते हैं। यह चलते चलते बहुत थक जाते हैं। पिछले 9 दिनों में पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी। अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन वो लोग टुमारो बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। लेकिन अगले ही दिन जो विलेजर्स फिर से आया और एक पत्थर के कागज़ और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। नंदो पराडो ने पेन और कागज़ को उठाकर जो भी घटना घटी थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया था। जब उस विलेजर्स ने उस पेपर को पढ़ा तो समझ गया कि उसे पता था कि इन पहाड़ियों में कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था। उस एरिया में पूछताछ के लिए भी कई लोग आए, लेकिन वो हैरान था कि अभी तक जिंदा कैसे बचे। वो विलेजर्स जल्द से जल्द शहर गया और आर्मी कमांड के साथ इस इन्फॉर्मेशन को साझा किया और जल्द ही चिली की एयर फोर्स से रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स पराडो और गणेशा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचाते हैं। 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है और इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। इनकी यह कहानी सच में दिल दहलाने वाली है, लेकिन इससे भी खतरनाक सर्वाइवल की कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो 438 दिनों तक एक गहरे समुद्र में फंसा रहा। बीच पैसिफिक ओशन में एक छोटी सी नाव का उसका घर, खुला आसमान जिसके नीचे उसके 2 पैर की तेज धूप और रात की ठंडी को सहना था। एक अकेला व्यक्ति वीरान समुद्र में 438 दिन तक यानी 14.5 महीनों तक अकेला मदद की आस लगाए भटकता। इस व्यक्ति की सर्वाइवल की कहानी आपको सच में हैरान कर देगी। इस कहानी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं। इसको मिलता हूँ।